लास्ट टाइम हम लोगों ने 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 20th एमसीक्यू करेंगे और 20th एमसीक्यू की स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का वजन होना, किसी भी मेटल का हल्का वजन होना। और ऑप्शंस में हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम एंड सोडियम। तो इसका राइट आंसर है लिथियम, जिसका सिंबल होता है L कैपिटल I स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एज लिथियम। लिथियम बेसिकली फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करती है, फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करती है। और हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन की तो खैर टेम्परेरी पोजीशन होती है फर्स्ट ए ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन के बाद जो अगला एलिमेंट है जिसको हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप भी कह सकते हैं वो लिथियम है। तो मेटल्स के पहले ग्रुप में सबसे ऊपर लिथियम है, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम है, जिसका एटॉमिक वेट, इसलिए ये लाइटेस्ट एलिमेंट या लाइटेस्ट मेटल मानी जाएगी। तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ द अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, weak metallic bond, non-metallic bond, moderate metallic bond. That is very important. You can say multiple choice question and conceptual as well. देखो उसने कहा है कि जो आपके पास प्योर अल्कली मेटल्स है ना, प्योर अल्कली मेटल्स, ये कौन सी मेटल्स हैं? प्योर अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्योर अल्कली मेटल्स हैं, जिनमें आपके पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वो कहता है आप इसको आसानी से इन मेटल्स को कट कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आयरन यू कैन नॉट कट इट। लोहे के पीस को तो आप अपने हाथ से नहीं ना तोड़ सकते, लेकिन आप लिथियम हो, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन मेटल्स को आसानी से कट कर सकते हो, लेकिन आयरन को नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है? आयरन में होता है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। आयरन में क्या होता है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, बहुत मजबूत मेटालिक बॉन्ड। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था जो प्योर मेटल्स होती है उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, जो प्योर मेटल्स होती है उनमें क्या होता है? और मेटालिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है प्योर मेटल्स के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की तो इनमें मेटालिक बॉन्ड तो होता है लेकिन ये वीक होता है, इसलिए हम इसको बआसानी तोड़ सकते हैं, लेकिन आयरन जैसी मेटल को हम बआसानी तोड़ नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीक मेटालिक बॉन्ड, मतलब कमजोर मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मैलिएबल। इनमें से कौन सी लेस मैलिएबल है? लेस मैलिएबल का क्या मतलब होता है? लेस मैलिएबल मेटल, मैलिएबल और डक्टाइल मेटल्स के अंदर एक खासियत पाई जाती है कि मेटल्स मैलिएबल भी होती हैं और मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं, यानी मेटल्स के वर्क भी बनाए जा सकते हैं, शीट्स भी बनाई जा सकती हैं और इनकी डक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, पाइप्स बनाए जा सकते हैं मेटल्स के। तो वो कहते हैं इनमें से कौन सी मेटल ऐसी जो लेस मैलिएबल है? ऑप्शन में सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। आयरन, गोल्ड और सिल्वर तो बड़ी अच्छी मैलिएबल है, लेकिन सोडियम इट इज लेस मैलिएबल। सोडियम मेटल जो है वो हमेशा लेस मैलिएबल है व्हेन इट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद द आयरन, गोल्ड और सिल्वर। आयरन, गोल्ड और सिल्वर को हम अपनी मर्जी से मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ सांचों में ढाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज, मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कल भी एमसीक्यू हुआ था, याद है? मेटल्स जो होती हैं, जब भी आप मेटल्स की बात करते हो, मेटल्स बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर सकती हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली ड्रॉप कर सकती हैं, खारिज कर सकती हैं। इसलिए मेटल्स क्यों इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, या यूं कह लो कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करने की वजह से हम मेटल्स को क्या कहते हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। भाई मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव आयन बनाने वाले एलिमेंट्स। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि मेटल्स बाआसानी अपने वैलेंस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देती हैं। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा? सी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। उसके बाद
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल, इनमें से कौन सी मेटल ब्रिटल है? अच्छा, ब्रिटलनेस किसे कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल, इनमें से कौन सी ब्रिटल है? असल में ना ब्रिटलनेस पता है किसे कहते हैं, जो मेटल का कोई लेटस आप लो ना, तो उसमें मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स के एटम्स वो लेयर्स की शक्ल में रेंज होते हैं। किस तरह से रेंज होते हैं? मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेटल अगर आप ले लेते हो तो मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो लेयर्स की शक्ल में रेंज होते हैं। कैसे रेंज होते हैं? अब जब हम मेटल पर प्रेशर लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं, तो मेटल के अंदर जो एटम्स लेयर्स की शक्ल में रेंज होते हैं ना, एक लेयर नीचे वाली लेयर पर होती है, मिसाल ये अपर लेयर है, नीचे लोअर लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है फोर्स लगाने की वजह से वो नीचे वाली लेयर से थोड़ा सा स्लाइड कर जाती है, थोड़ा सा क्या कर जाती है? स्लाइड ओवर द सेकंड लेयर, लोअर लेयर से या सेकंड लेयर से थोड़ा सा क्या कर जाती है? स्लाइड कर जाती है, जिससे शेप में आ जाती है चेंज। मेटल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है? चेंज। जब मेटल की स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो हम कहते हैं मेटल जो है वो हाईली ब्रिटल है। क्या है मेटल? हाईली ब्रिटल। मेटल्स आमतौर पे ये प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड्स की, लेकिन उसने मेटल की बात की है, तो मेटल्स में राइट ऑप्शन इज सेलेनियम। राइट ऑप्शन इज सेलेनियम। ऑप्शन में हमारे पास था सोडियम, एल्यूमिनियम, सेलेनियम और मैग्नीशियम, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? सेलेनियम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? अच्छा जी, आमतौर पर लस्ट्रस चमकदार सतह, चमकदार सतह मेटल्स की होती है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आमतौर पर चमकदार सतह किन की होती है? मेटल्स। नॉन मेटल्स चमकदार सतह नहीं रखती, क्योंकि नॉन मेटल्स आमतौर पे या तो गैसियस स्टेट में होती है या लिक्विड स्टेट में होती है। लेकिन याद रखिए, एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड फॉर्म किसे कहते हैं? ठोस हालत। सॉलिड फॉर्म किसे कहते हैं? ठोस हालत। एक ऐसी नॉन मेटल भी है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में, और उसका नाम है आयोडीन। उसका नाम क्या है? आयोडीन। आमतौर पर तो मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन नॉन मेटल एक ऐसी भी है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है? आयोडीन। और याद रखिए, आयोडीन की सतह हमेशा चमकदार होती है। अच्छा, कल मैंने बताया था एक ऐसी मेटल है जो, मेटल तो सारी सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक ऐसी मेटल भी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसका नाम क्या था? मरकरी। शाबाश, वेरी गुड, पिछली बातें भूल नहीं जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी, यानी कि आयोडीन। इज इट ओके? आगे देखिए 26वां, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड? कहता है आमतौर पर नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी नॉन मेटल की किस्म है जो सबसे ज्यादा हार्ड है? अब उसने ऑप्शंस में दिया ग्रेफाइट, फास्फोरस, आयोडीन और डायमंड। आपने सुना होगा डायमंड इज वेरी हार्ड। अब डायमंड जो होता है ना, प्योर डायमंड, जब आप प्योर डायमंड की बात करते हो, एक बार याद रखना, प्योर डायमंड हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। प्योर डायमंड, खालिस हीरा हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, यानी उसका कोई कलर नहीं होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि डायमंड क्या है, तो आप कह दो डायमंड इज द प्योर रेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जो डायमंड है वो कार्बन की प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है। प्योरेस्ट मतलब डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो भाई कार्बन की अगर हम बात करें, ये कार्बन, तो ये कार्बन जो है बेटा जी नॉन मेटल, ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल। अब डायमंड में सिर्फ कार्बन ही मौजूद है, अगर वो डायमंड प्योर है, तो इसका मतलब उसने जो एमसीक्यू पूछा है हमसे, वो क्या पूछा है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल तो आमतौर पे क्या होती है? सॉफ्ट होती है। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड? लेकिन इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा हार्ड है? डायमंड, क्योंकि डायमंड कार्बन का बना होता है और कार्बन बेसिकली क्या है? नॉन मेटल है। और ये कार्बन किस फॉर्म में सबसे ज्यादा हार्ड है? वो है डायमंड। आगे चले, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। अच्छा, सोडियम जो है ना, मैंने कल भी बताया था आपको, याद अगर आपको हो, मैंने आपको बताया था जो सोडियम होता है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हम इसको या तो कैरोसिन ऑयल में रखते हैं
ऐसे बताया था मिट्टी के तेल में, या हम इसको किधर रखते हैं, ईथर में भी रखते हैं, हम इसको ईथर में रख सकते हैं या इसको मिट्टी के तेल में रख सकते हैं, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ सोडियम भी रिएक्ट नहीं करती। तो ऑप्शंस में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। जी बेटा, नाइट्रोजन इज द एलिमेंट बाय विच सोडियम कैन नॉट इवन रिएक्ट। नाइट्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जिससे सोडियम भी रिएक्ट नहीं करता, हालांकि सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर है? अगली चीज, Which one of the following will not react with dilute HCl? इनमें से कौन सी चीज है जो dilute HCl के साथ नहीं मिलेगी? अच्छा, अब ऑप्शन में उसने क्या कहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और कार्बन, ये नोट कीजिएगा। अच्छा याद रखिए, अगर आपके पास कोई मेटल है ना और आप उसे डाइल्यूट एसिड से मिला देते हो, मेटल को किससे मिलाते हो, डाइल्यूट एसिड से। अच्छा, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? ऐसा एसिड जो खालिस नहीं होता, इसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। अगर आपने किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड से मिलाया ना, तो हमेशा साल्ट बनेगा, नमक प्लस बनेगा पानी, हाइड्रोजन गैस, सॉरी, साल्ट प्लस। अगर आप किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड से मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ आ गई? अगर आपने किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड से मिलाया तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस। अब देखो, which one of the following will not react with dilute acid? इनमें से कौन सी चीज है जो डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं मिल रही, मिल सकती? नंबर 1 सोडियम, सोडियम तो मेटल है, तो मैंने कहा मेटल तो रिएक्ट करती है। पोटेशियम भी मेटल है, वो भी रिएक्ट करती है। कैल्शियम भी मेटल है, वो भी रिएक्ट करती है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन रिएक्ट नहीं करेगी। तो राइट आंसर इज इट ओके? आगे देखिए, एमसीक्यू नंबर 29 पर हम पहुंच गए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डैश डाउन द ग्रुप। लो जी, याद रखिए, आप किसी भी मेटल का ग्रुप ले लें, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप ही ले लें। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये सारे का सारा ग्रुप किसका है, मेटल्स का। ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी मेटल के ग्रुप की बात करें, whenever you are talking about any group of metal, तो याद रखना है टॉप से बॉटम आते हुए मेटल के एटम का साइज बढ़ता है। टॉप से बॉटम आते हुए मेटल के एटम का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हुए किसी भी मेटालिक ग्रुप में मेटल के एटम का साइज बढ़ता है। और अगर किसी मेटल के एटम का साइज बढ़ेगा ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान। और जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगी उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। अब लिथियम का साइज कम है, फ्रांसियम का साइज ज्यादा है, तो लिथियम मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और फ्रांसियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। इसका मतलब फ्रांसियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम, मतलब फ्रांसियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिथियम से ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा, बढ़ता है, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर, मेटल के ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगली चीज 30th MCQ, विच इक्वेशन इज राइट? कौन सी मसावात, कौन सी इक्वेशन सही है? पहली दी हुई है सोडियम केमिकल चेंज आता है तो सोडियम +2 बनता है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये ZE नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ZE माइनस लिखा हुआ है ना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कर ले। उसके बाद अगला है सोडियम केमिकल चेंज के थ्रू सोडियम पे +3 चार्ज आ रहा है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सोडियम केमिकल चेंज आ रहा है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है सोडियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस पर +4 चार्ज आ रहा है। अब याद रखिएगा, सोडियम पहले ग्रुप से बिलोंग करती है और सोडियम के आखिरी ऑर्बिट में हमेशा
एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर सकती है, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ सकता है, +1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। दिस इक्वेशन इज राइट, बाकी सब रॉन्ग है। आगे देखें जी, विच इक्वेशन इज राइट, कौन सी इक्वेशन सही है। अब उसने बात की है जिंक की, याद रखिए जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक क्या है, एक ट्रांजिशन, और पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में 3d सीरीज से बिलोंग करता है। खैर वो हमारी डिस्कशन नहीं है। जिंक अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके, जी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके +2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सी इक्वेशन ठीक होगी फिर, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आगे आ गया जी एमसीक्यू नंबर 32, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव इन अल्कली मेटल। कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है अल्कली मेटल। मैंने अभी आपको बताया लिथियम जो है वो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्रांसियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो उसने क्या पूछा है, लीस्ट, तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, लिथियम, तो दैट विल बी द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद Which element has low electropositive character? मुझे बताओ इनमें से लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम का ही होगा ना, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर है। तो राइट आंसर इज लिथियम। क्लियर हो रही बातें? अच्छा अगली चीज 34th एमसीक्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज। अच्छा यहां पर आपको समझाना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आपको बताते हैं। कोई भी मेटल का एटम लेते हैं, उसके आखिरी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करने के लिए दरकार होती है। किसी भी एटम के आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है दैट इज कॉल्ड एज। तो उसने पूछा है सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है। अच्छा याद रखिएगा, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 496 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल यूनिट है, किलो जूल पर मोल क्या है, यूनिट। तो भाई जो सोडियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। और याद रखिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो अब देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 496 किलो जूल पर मोल, ये से। आगे देखिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एटॉमिक रेडियस। अब देखो सोडियम जो है ना, सोडियम उसका सिंबल है Na और एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। अब जरा देखना, दैट इज अ न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट है सोडियम के पास। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में है 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल ऑर्बिट जो सोडियम के बनते हैं वो बनते हैं K, L एंड M। तो सोडियम के न्यूक्लियस में आ जाते हैं 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं 12। इज इट ओके? अब वो पूछ रहा है कि सोडियम का ये जो एटम है इसका रेडियस कितना है। तो इसका रेडियस जो है वो होता है 186 पिकोमीटर। 186 पिकोमीटर, पीएम से मुराद पिकोमीटर। ये पिकोमीटर क्यों यूनिट इस्तेमाल किया, दैट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। एंड इसको अगर सही मायनों में समझें तो एक्चुअली इट इज अ यूनिट ऑफ अ वेरी शॉर्ट लेंथ, बहुत ही कम लेंथ का जो यूनिट है। जब बहुत ही कम लेंथ मेजर करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर पाते हैं, पिकोमीटर। तो सोडियम एटम का जो साइज है 186 पिकोमीटर इज द राइट आंसर। एटॉमिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर है। कितना है 160 पिकोमीटर। क्लियर? अच्छा इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम उसने पूछी थी, वो कितनी थी 496। और आपको क्या पूछ रहा है
आयोनाइजेशन है जो मैग्नीशियम, दैट इज 738, 738, यानी सी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस टेम्परेचर को कहते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज मेल्ट होना शुरू हो जाए, जिस पर कोई चीज उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन दी हुई है 98 सेंटीग्रेड, 110 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, 150। राइट आंसर इज 98 सेंटीग्रेड। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 98। उसके बाद which of the member of halogens can oxidize any other member of its own group and convert it into an anion? Very important. हैलोजन में से कौन सा एलिमेंट है जो अपने ही ग्रुप में किसी भी मेंबर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? अच्छा, पहली बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, कोई भी नॉन मेटल। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो किसी दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन कर दे, जो किसी दूसरी चीज की, मैंने क्या कहा? कोई भी नॉन मेटल ले लो, क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी नॉन मेटल क्या होती है? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन कर दे, किसी भी दूसरी चीज की। मैंने क्या कहा? कोई भी नॉन मेटल क्या होती है? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी दूसरी चीज की। अरे समझ तो नहीं आ रही? तो नॉन मेटल्स, जो सबसे बेहतरीन नॉन मेटल्स हैं वो है हैलोजेंस, सातवां ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब याद रखिए, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और बाकी सबकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है फ्लोरीन की निस्बत। और फ्लोरीन वो एलिमेंट है जो अपने ही मेंबर के बाकी एलिमेंट्स की भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। यानी फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। तो राइट ऑप्शन इज फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट, व्हिच रिएक्शन इज नॉट राइट? मदरजा झेल में से कौन सा रिएक्शन सही नहीं है? अच्छा देखें, पहला रिएक्शन दिया हुआ है Cl2 plus 2KF गिविंग 2KCl plus F2। उसके बाद F2 plus 2Cl नेगेटिव, 2F नेगेटिव plus Cl2। उसके बाद Cl2 plus 2KBr जो बन रहा है 2KCl plus Br2। और उसके बाद लिखा हुआ है ये तमाम। जी, इनमें से जो सही नहीं है ना वो है पहला रिएक्शन। जरा देखिए क्यों। मैं यहां पर वो रिएक्शन लिखता हूं। क्या लिखा हुआ है? Cl2 plus 2KF गिविंग, जी ये बना रहा है 2KCl plus F2। ये बेटा जी रॉन्ग रिएक्शन है, दैट इज अ रॉन्ग रिएक्शन। ये सही आंसर है। अच्छा जी, क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। ये रिएक्शन ये बता रहा है, ये रिएक्शन ये बता रहा है कि यहां पर क्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया फ्लोरीन किसकी ऑक्सीडेशन करता है? लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। इस रिएक्शन में क्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जो मुमकिन नहीं है। इज इट ओके? सो दिस इज द 40th MCQ। आज के लिए बस इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला बाकी हम लोग कल इस MCQs को उम्मीद है खत्म कर देंगे।